अब हम फोकस करेंगे नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन पर, स्पेसिफिकली नॉर्थ अटलांटिक गायर और सरगासो सी के यूनिक फिनोमिनन पर। सबसे पहले ये समझो कि ओशन करंट्स रैंडम फ्लो नहीं करते। दे फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड लूप कॉल्ड अ गायर। नॉर्थ अटलांटिक में ये गायर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स और विंड पैटर्न्स। इक्वेटर के पास ट्रेड विंड्स पानी को वेस्ट की तरफ पुश करती हैं और ऊपर 40-50 डिग्री लैटिट्यूड पर वेस्टर्लीज पानी को ईस्ट की तरफ पुश करती हैं। अर्थ की रोटेशन यानी कोरियोलिस इफेक्ट इन करंट्स को राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है, क्रिएटिंग अ सर्कुलर लूप। इस लूप का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है गल्फ स्ट्रीम। ये करंट इक्वेटर से वार्म वाटर लेकर यूएस ईस्ट कोस्ट के पैरेलल ऊपर जाता है। नोटिस करो, गल्फ स्ट्रीम एक रिवर की तरह है ओशन के अंदर। इसका वेलोसिटी और टेम्परेचर सराउंडिंग वाटर से सिग्निफिकेंटली हाई होता है। जैसे ही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है, वेस्टलीज इसे यूरोप की तरफ धकेल देते हैं, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दिस इज क्रूशियल। समझो इसका इम्प्लीकेशन। वेस्टर्न यूरोप का लैटिट्यूड कनाडा के बराबर है, फिर भी यूरोप के पोर्ट्स लाइक नॉर्वे और यूके सर्दियों में फ्रीज नहीं होते। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कंटिन्यूसली वार्म वाटर सप्लाई कर रहा है, जो वहां की एयर को वार्म रखता है। ये एक ओशियानिक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। इसके ऑपोजिट, जब पानी आर्कटिक से नीचे आता है वाया लैब्राडोर करंट, तो वो ठंडा होता है। जब वार्म गल्फ स्ट्रीम और कोल्ड लैब्राडोर करंट मिलती हैं नियर न्यूफाउंडलैंड, वहां सिवियर फॉग क्रिएट होती है। वार्म एयर ओवर कोल्ड वाटर लीड्स टू कंडेंसेशन इमीडिएटली। अब सर्कल को कंप्लीट करते हैं। ईस्टर्न साइड पर कैनरी करंट चलती है, जो नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट के साथ साउथ में जाती है। ये एक कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट का मतलब है इवेपोरेशन कम होगा, क्लाउड फॉर्मेशन मुश्किल होगा। यही रीजन है कि सहारा डेजर्ट का वेस्टर्न एज इतना ड्राई है। फाइनली गायर के सेंटर में आते हैं, दी सरगासो सी। सोचो एक वर्लपूल के सेंटर के बारे में। बाहर करंट्स घूम रही हैं, लेकिन सेंटर ऑलमोस्ट मोशनलेस है। सरगासो सी के पास कोई डिस्टिंक्ट करंट्स नहीं है। इट इज ट्रैप्ड वाटर। यहाँ सरगासो नाम की वीड्स अक्यूमुलेट हो जाती हैं। क्योंकि वाटर स्टैग्नेंट है और इवेपोरेशन हाई है ड्यू टू सब ट्रॉपिकल सन, इस जोन की सैलिनिटी और टेम्परेचर दोनों अनोमलस लेवल पर हाई होते हैं। ये एक ओशियानिक डेजर्ट बन जाता है, जहां वाटर मिक्स नहीं होता। क्लियर है? करंट सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हीट और क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। अब हम इक्वेटर क्रॉस करके साउथ अटलांटिक ओशन में एंटर करते हैं। यहाँ डायनामिक्स थोड़ी बदल जाती है। नॉर्थ अटलांटिक में हमने देखा था क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेकिन साउथ अटलांटिक जायर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसका फंडामेंटल रीजन कोरियोलिस फोर्स का नेचर है। नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइट होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट होता है। ये मिरर इमेज इफेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो वार्म है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और ब्राजील के कोस्ट पर केप साओ रूक से टकराकर बाइफकेट हो जाती है। जो हिस्सा साउथ की तरफ जाता है वो बनता है ब्राजील करंट। ये वार्म और सलाइन है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम जितना स्ट्रांग नहीं है। इस सिस्टम का सबसे क्रिटिकल मैकेनिज्म है ईस्टर्न बाउंड्री पर बेंगुएला करंट। ये एक कोल्ड करंट है जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट यानी नमीबिया साइड पर नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। लेकिन यहाँ सिर्फ पानी ठंडा होने का रीजन पोलर ओरिजिन नहीं है। यहाँ एक डीपर प्रोसेस काम कर रहा है जिसे अपवेलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को लॉजिक से समझो। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सरफेस वाटर को कोस्ट से दूर यानी ऑफशोर धकेल देती हैं। जब सरफेस से पानी हट जाता है तो उस वॉइड को फिल करने के लिए ओशन के बॉटम से ठंडा न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर सरफेस पर आता है। दिस वर्टिकल मूवमेंट इज अपवेलिंग। अब इसका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट देखो। जब डीप कोल्ड वाटर सरफेस पर आता है तो उसके ऊपर की हवा यानी एयर भी ठंडी हो जाती है। कोल्ड एयर डेंस और स्टेबल होती है, उसमें कन्वेक्शन करंट्स नहीं बन पाते। अगर हवा ऊपर नहीं उठेगी तो क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे। रिजल्ट? नो रेन। यही रीजन है कि समुंदर के किनारे होने के बावजूद नमीब डेजर्ट वर्ल्ड के ड्राइएस्ट प्लेसेस में से एक है। इसे हम डेसिकेशन इफेक्ट कहते हैं। सोचो, ओशन बगल में है पर बारिश नहीं हो रही, क्योंकि कोल्ड करंट ने एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज कर दिया है।
दूसरी तरफ क्योंकि ये अपवेल्ड वाटर न्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स से भरा होता है, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मरीन फूड चेन का बेस है, इसलिए बेंगवेला रीजन में फिश प्रोडक्शन बहुत हाई होता है डिस्पाइट द एरिड लैंड नियर बाय। तो कनेक्शन क्लियर है। Wind direction leads to water displacement, leads to upwelling, leads to biological productivity, but climatic aridity. ये चेन रिएक्शन ज्योग्राफी में हर जगह वैलिड है। अब हम अर्थ के सबसे बड़े वाटर बॉडी नॉर्थ पैसिफिक ओशन की सर्कुलेशन को एनालाइज करेंगे। पैसिफिक ओशन का साइज अटलांटिक से ऑलमोस्ट डबल है, तो यहाँ जो जायर बनता है उसका स्पेशियल एक्सटेंट बहुत मैसिव है। सर्कुलेशन पैटर्न वही क्लॉकवाइज रहेगा, ड्रिवन बाय वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स। यहाँ वेस्टर्न बाउंड्री पर कुरोशियो करंट फ्लो करती है, जिसे जापान करंट भी कहते हैं। इसे अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम का पैसिफिक इक्विवेलेंट मानो। ये करंट इक्वेटर से मैसिव अमाउंट में हीट ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स द पोल्स। कुरोशियो वार्म, सेलाइन और फास्ट मूविंग करंट है, तो जापान के कोस्ट के साथ फ्लो करती है। नॉर्थ में देखो, बेरिंग सी और आर्कटिक से ओयाशियो करंट यानी कुरिल करंट नीचे आती है। ये नेचर में कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच है। जापान के होकाइडो रीजन के पास वार्म कुरोशियो और कोल्ड ओयाशियो आपस में टकराते हैं। इस जोन को कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। जब दो अलग नेचर की वाटर बॉडीज मिलती हैं, तो वहाँ एक्सट्रीम टर्बुलेंस और मिक्सिंग होती है। इस मिक्सिंग का दो मेजर नतीजा या कॉन्सिक्वेंस होता है। पहला, क्लाइमेटोलॉजिकल इम्पैक्ट। वार्म और कोल्ड वाटर के मिलने से डेंस एडवेक्शन फॉग क्रिएट होती है, जो नेविगेशन के लिए डेंजरस है। दूसरा, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट। ओयाशियो का न्यूट्रिएंट रिच पानी और कुरोशियो का वार्म टेम्परेचर मिलकर मरीन लाइफ के लिए आइडियल कंडीशन बनाते हैं। यहाँ प्लैंक्टन ब्लूम होता है, जो फिशेस को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जापान का ये कोस्ट वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। सर्कल कंप्लीट करने के लिए कुरोशियो ईस्ट की तरफ टर्न करती है एज नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और कैलिफोर्निया के कोस्ट तक पहुंचती है। यहाँ ये साउथ की तरफ टर्न लेती है और बनती है कैलिफोर्निया करंट। ये एक कोल्ड करंट है। दोबारा वही लॉजिक अप्लाई करो जो हमने बेंगुएला करंट में देखा था। कैलिफोर्निया करंट का ठंडा पानी सैन फ्रांसिस्को के पास की हवा को ठंडा कर देता है। जब ये ठंडी हवा लैंड की गर्म हवा के कांटेक्ट में आती है, तो कंडेंसेशन होता है और समर में भी वहाँ फॉग बनती है। ये फॉग इनलैंड एरियाज को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन हैवी रेनफॉल जनरेट नहीं करती। सो नॉर्थ पैसिफिक जायर सिर्फ पानी का घूमना नहीं है, ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इंजन है, जो वेस्ट में यानी जापान में फिशिंग इंडस्ट्री ड्राइव करता है और ईस्ट में यानी कैलिफोर्निया में लोकल क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। साउथ पैसिफिक सर्कुलेशन पर आते हैं और यहाँ हमारा फोकस है एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन और एरिडिटी के कनेक्शन पर। साउथ पैसिफिक जायर एक ह्यूज काउंटर क्लॉकवाइज लूप है। क्योंकि साउथ पैसिफिक में लैंड मासेस कम है, ये जायर बहुत फैला हुआ है और करंट्स की वेलोसिटी अटलांटिक के कंपैरिजन में थोड़ी वीक होती है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फ्लो करती है, जो वार्म है और साउथ की तरफ जाती है। लेकिन इस सिस्टम का सबसे डोमिनेंट प्लेयर है ईस्टर्न साइड पर पेरू करंट, जिसे हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। हम्बोल्ट करंट अंटार्कटिका की तरफ से आने वाले ठंडे पानी को साउथ अमेरिका यानी चिले और पेरू के कोस्ट के साथ नॉर्थ की तरफ ले जाती है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्ड करंट्स है। पे अटेंशन हियर, इस कोल्ड करंट का इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। चिले और पेरू के कोस्ट पर अटाकामा डेजर्ट है, जो दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट माना जाता है। ऐसा क्यों? कोल्ड वाटर सरफेस एयर को ठंडा कर देता है, क्रिएटिंग अ कंडीशन कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है, लेकिन इन्वर्जन में नीचे ठंडी हवा होती है और ऊपर गर्म। ये कन्फिग्रेशन हवा को ऊपर उठने से रोकता है, ब्लॉक्स वर्टिकल कन्वेक्शन। जब हवा ऊपर नहीं उठेगी तो कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। रिजल्ट, नो रेन फॉर सेंचुरीज इन सम पार्ट्स। लेकिन ये सिस्टम हमेशा स्टेबल नहीं रहता। कभी कभी पैसिफिक में ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती है। नॉर्मली विंड्स वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती हैं, जिससे पेरू कोस्ट पर ठंडा पानी ऊपर आता है, अपवेलिंग। जब विंड्स वीक होती हैं, तो वेस्टर्न पैसिफिक का वार्म वाटर वापस पेरू कोस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है। इस वार्म वाटर इंट्रूजन को हम एल नीनो कहते हैं। क्रिटिकल लिंक,
जैसे ही वहां वार्म वाटर आता है, कोल्ड हम्बोल्ट करंट वीक पड़ जाती है, अपवेलिंग बंद हो जाती है और टेम्परेचर इन्वर्जन टूट जाता है। अचानक वहां इवेपोरेशन बढ़ जाता है और अटाकामा जैसे ड्राई रीजन में फ्लड्स आने लगते हैं। वहीं न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बंद होने से मछलियां मर जाती है। तो हम्बोल्ट करंट सिर्फ एक पानी का फ्लो नहीं है, ये एक क्लाइमेट स्विच है। जब तक ये स्ट्रांग है, वेदर नॉर्मल है। जब ये वीक होती है, एल नीनो ग्लोबल क्लाइमेट को डिसरप्ट कर देता है। इंडियन ओशन बाकी ओशन से फंडामेंटली डिफरेंट है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट में। पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस नॉर्थ में खुले हैं, ओपन टू आर्कटिक, लेकिन इंडियन ओशन नॉर्थ में लैंडलॉक्ड है, एशिया कॉन्टिनेंट से ब्लॉक्ड है। इस लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ मॉनसून मैकेनिज्म डोमिनेट करता है। नॉर्दर्न इंडियन ओशन दुनिया का अकेला ऐसा ओशन है जहाँ करंट्स की डायरेक्शन साल में 2 बार कंप्लीटली रिवर्स होती है। विंटर में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स चलती हैं, लैंड से सी की तरफ। ये विंड्स करंट्स को वेस्ट की तरफ ड्राइव करती हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। लेकिन समर्स में सिचुएशन पलट जाती है। लैंड मास, टिबेटन प्लेटो या इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटेंस हीट की वजह से लो प्रेशर बनाता है और विंड्स की डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाती है, सी से लैंड की तरफ। इस विंड रिवर्सल के साथ ओशन करंट्स भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसे साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट कहते हैं, जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है। इस प्रोसेस में सोमाली करंट का रोल यूनिक है। नॉर्मली वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम हमेशा पोलवर्ड जाती हैं, लेकिन सोमाली करंट सीजनल है। समर में ये रिवर्स होकर फास्ट फ्लोइंग वेस्टर्न बाउंड्री करंट बन जाती है, जो डीप कोल्ड वाटर को सरफेस पर लाती है, यानी अपवेलिंग। ये अपवेलिंग अरेबियन सी के इकोसिस्टम को बूस्ट करती है। सदर्न इंडियन ओशन हावेवर एक स्टैंडर्ड ओशन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ लैंड बैरियर्स नहीं हैं। यहाँ एक परमानेंट काउंटर क्लॉकवाइज जाया एग्जिस्ट करता है, ड्रिवन बाय पेरेनियल साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर अगुलहास करंट फ्लो करती है। ये एक नैरो, स्विफ्ट और वार्म करंट है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इक्वेटर से पोल्स की तरफ ले जाती है। जब ये करंट साउथ अफ्रीका के टिप पर पहुंचती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस इंडियन ओशन में मुड़ जाती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फ्लो करती है। ये एक कोल्ड करंट है। जैसे हमने बेंगुला और कैलिफोर्निया करंट्स में देखा, ये कोल्ड करंट वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ड्राई कंडीशंस क्रिएट करती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। बस ये याद रखना, नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वल टू सीजनल रिवर्सल यानी डायनामिक, साउथ इंडियन ओशन इक्वल टू परमानेंट जाया यानी स्टेबल। ये ड्यूअल नेचर इंडियन ओशन को एकेडमिकली यूनिक बनाता है। अब हम बात करेंगे सदर्न ओशन की, जो किसी बेसिन में कन्फाइंड नहीं है, बल्कि अंटार्कटिका के चारों तरफ कंटिन्यूअस फ्लो करता है। इस करंट को अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। नोट करो, ये दुनिया की एकलौती करंट है जो पूरे ग्लोब को एनसर्कल करती है, कनेक्टिंग अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस। इसका ड्राइविंग फोर्स है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स, जो 40 से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर चलती है। क्योंकि यहाँ कोई लैंड मास यानी ज़मीन, हवा या पानी को रोकने के लिए नहीं है, विंड्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इन्हें रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है। इन विंड्स की वजह से एसीसी का वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट मैसिव है। ये दुनिया की सबसे बड़ी करंट है इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। एसीसी का सबसे बड़ा रोल क्लाइमेट आइसोलेशन है। ये करंट अंटार्कटिका के चारों तरफ एक बैरियर की तरह घूमती है, जो इक्वेटर से आने वाले वार्म वाटर को अंटार्कटिका के कोस्ट तक पहुंचने से रोकती है। अगर वार्म वाटर वहां पहुंच जाता तो आइस शीट्स मेल्ट हो जाती। तो एसीसी इफेक्टिवली अंटार्कटिका को थर्मली आइसोलेट करके उसे डीप फ्रीज में रखती है, जो ग्लोबल सी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। ओशनोग्राफिकली यहाँ एक और फिनोमिनन होता है कॉल्ड अंटार्कटिक कन्वर्जेंस। ये वो जोन है जहां अंटार्कटिका का ठंडा डेंस पानी नॉर्थ से आने वाले कंपैरेटिवली वार्मर सब ट्रॉपिकल पानी से मिलता है। ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे सिंक करता है। इस कन्वर्जेंस जोन में इंटेंस अपवेलिंग होती है। नीचे से न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आता है, जो मैसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी सपोर्ट करता है, स्पेसिफिकली क्रिल, जो स्मॉल श्रिम्प लाइक क्रीचर्स हैं। क्रिल अंटार्कटिक फूड वेब का फाउंडेशन है। वेल, सील्स और पेंगुइन्स सब इसी पर डिपेंड करते हैं।
इसलिए एसीसी सिर्फ एक पानी का घेरा नहीं है, ये अर्थ का रेफ्रिजरेटर है और मरीन लाइफ का एक मैसिव फीडिंग ग्राउंड भी। बिना एसीसी के अंटार्कटिका पिघल जाएगा और ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन कोलैप्स हो जाएगी। अभी तक हमने जो करंट्स डिस्कस की वो सब सरफेस करंट्स थीं जो विंड से ड्राइव होती हैं। लेकिन ओशन के अंदर एक और मैसिव सर्कुलेशन सिस्टम है जो विंड से नहीं बल्कि डेंसिटी डिफरेंसेस से चलता है। इसे थर्मोहैलीन सर्कुलेशन THC कहते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर और हैलीन मतलब सैलिनिटी। ठंडा पानी कोल्ड और नमकीन पानी सॉल्टी हैवी यानी डेंस होता है और नीचे सिंक करता है। गर्म और फ्रेश पानी लाइट होता है और सरफेस पर रहता है। ये डेंसिटी डिफरेंस पूरी दुनिया के ओशंस को एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट में कनेक्ट करता है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है नॉर्थ अटलांटिक में, स्पेसिफिकली ग्रीनलैंड के पास। जब गल्फ स्ट्रीम का नमकीन पानी नॉर्थ में जाकर ठंडा होता है तो वो बहुत हैवी हो जाता है और नीचे बैठने लगता है, यानी सिंक्स। इसे नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर NADW कहते हैं। सिमिलरली अंटार्कटिका के पास वेडल सी में जब सी आइस बनती है तो आइस बनने के प्रोसेस में सॉल्ट रिजेक्ट हो जाता है, यानी ब्राइन रिजेक्शन। ये एक्स्ट्रा सॉल्ट बचे हुए पानी को एक्सट्रीमली डेंस बना देता है जो ओशन बॉटम पर सिंक करता है। इसे अंटार्कटिक बॉटम वाटर AABW कहते हैं। ये सिंकिंग वाटर ओशन फ्लोर पर एक नदी की तरह बहता है, इक्वेटर की तरफ जाता है और हजारों साल बाद पैसिफिक या इंडियन ओशन में अपवेलिंग के थ्रू वापस सरफेस पर आता है। फिर ये सरफेस पर वार्म होकर वापस अटलांटिक की तरफ फ्लो करता है, साइकिल कंप्लीट करते हुए। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 1000 साल लगते हैं। इसलिए इसे हम डेली वेदर में नोटिस नहीं करते, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए ये वाइटल है। ये कन्वेयर बेल्ट हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट हो गई और फ्रेश वाटर अटलांटिक में आ गया तो पानी की सैलिनिटी कम हो जाएगी, पानी हल्का हो जाएगा और सिंक नहीं करेगा। इससे ये कन्वेयर बेल्ट रुक सकती है, शट डाउन, जिसका नतीजा कैटेस्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज होगा। यूरोप फ्रीज हो सकता है और ट्रॉपिकल मॉनसून पैटर्न्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फाइनली हम सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंथेसाइज करेंगे टू अंडरस्टैंड ओशियानिक कंट्रोल ऑफ टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट। ओशन सिर्फ पानी का रिजर्वॉयर में नहीं है, ये अर्थ का ग्लोबल थर्मोस्टैट है। सूर्य की हीट इक्वेटर पर एक्सेस होती है और पोल्स पर डेफिसिट होती है, कमी होती है। ओशन करंट्स इस हीट को इक्वेटर से पोल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करके अर्थ का हीट बैलेंस मेंटेन करती हैं। अगर करंट्स नहीं होती तो इक्वेटर अनबेरेबल गर्म होता और पोल्स बिल्कुल फ्रोजन होते, लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल होता। रीजनल लेवल पर करंट्स का इम्पैक्ट वेदर और एरिडिटी पर डायरेक्ट होता है। इस रूल को दिमाग में बिठा लो। 1. वेस्ट कोस्ट्स, सब ट्रॉपिक्स। यहाँ हमेशा कोल्ड करंट्स जैसे बेंगुएरा, पेरू, कनेरी, कैलिफोर्निया फ्लो करती हैं। ठंडा पानी हवा को नीचे से ठंडा करता है, जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन बनता है। एयर स्टेबल हो जाती है, ऊपर नहीं उठती और क्लाउड्स नहीं बनते। रिजल्ट? वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट्स जैसे आटाकामा, नमिब, मोहावे, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर ही लोकेटेड हैं। ये रैंडम नहीं है, ये ओशन करंट्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। 2. ईस्ट कोस्ट्स, सब ट्रॉपिक्स। यहाँ वार्म करंट्स जैसे ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, अगुल्हास फ्लो करती हैं। गर्म पानी हवा को वार्म और मॉइस्ट करता है। वार्म एयर अनस्टेबल होती है और तेजी से ऊपर उठती है, कन्वेक्शन, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और हैवी रेनफॉल होती है। इसलिए USA का साउथ ईस्ट, ब्राज़ील, जापान और चाइना के ईस्ट कोस्ट्स लश ग्रीन और ह्यूमिड होते हैं, वहाँ डेजर्ट्स नहीं होते। एक और फिनोमेनन है फॉग। जहाँ भी वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, या जहाँ कोल्ड वाटर अपवेल होता है जैसे सैन फ्रांसिस्को या नमीबिया, वहाँ फॉग बनती है। ये फॉग नेविगेशन के लिए बड़ी है, लेकिन लोकल इकोसिस्टम जैसे कोस्टल रेडवुड्स इन कैलिफोर्निया के लिए मॉइस्चर का सोर्स है। इन कंक्लूजन, ओशन करंट्स टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट को डिक्टेट करती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि कहाँ बारिश होगी या एग्रीकल्चर कहाँ होगा, कहाँ डेजर्ट बनेगा, कहाँ पोर्ट्स फ्रीज होंगे और कहाँ फिशिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी।
ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेटलमेंट पैटर्न डायरेक्टली इन करंट्स के बिहेवियर से लिंक्ड है। ज्योग्राफी में हम सिर्फ क्या है नहीं पढ़ते, हम क्यों हैं और कैसे जुड़ा है समझते हैं। ओशन और एटमॉस्फेयर कपल्ड सिस्टम है, एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता।